हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की वीडियो का टॉपिक है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है और प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आई होप आपको प्रीवियस वीडियोस भी समझ आ रही होंगी, तो इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। एक पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अलावा एक और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मींस अब बिजनेस शुरू करने के लिए उसे एक सर्टिफिकेट मिलता है। ए पब्लिक कंपनी विल रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। एक पब्लिक कंपनी को पब्लिक सब्सक्रिप्शन पूरा करने के बाद ये सर्टिफिकेट मिलता है कि वो बिजनेस शुरू कर सकती है। अब पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो है उसे पूरा करने के लिए उसे कुछ स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं, जो इस तरह से हैं। इन स्टेप्स में सबसे पहले है टू इश्यू प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है। वो क्या है डिटेल में हम बात भी करेंगे। दूसरा स्टेप रहता है रिसीव एप्लीकेशन। कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव करनी पड़ती है। तीसरा स्टेप रहेगा मेक अलॉटमेंट। कंपनी को अलॉटमेंट करना पड़ता है। और फोर्थ स्टेप रहता है मेक कॉल्स। कंपनी को कॉल करनी पड़ती है जरूरत है तो इन किस तरह से ये स्टेप पूरे किए जाएंगे, इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखिए हम कौन कौन से स्टेप पूरे करते हैं। तो सबसे पहले है टू इश्यू प्रोस्पेक्टस। कंपनी का प्रोस्पेक्टस। देखिए कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है उसे दो मेन डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही थे, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे AOA भी बोलते हैं। इन दो सर्टिफिकेट के अलावा एक पब्लिक कंपनी को तीसरा मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जिसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस क्यों चाहिए होता है? क्योंकि कंपनी लोगों को अपने बारे में बताती है ये क्या है। मीन्स अगर प्रोस्पेक्टस पूछा जाए तो प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन है टू द पब्लिक। पब्लिक के लिए एक इनविटेशन है टू परचेज इट्स शेयर, के कंपनी अपने शेयर बेच रही है, आओ आप अपने शेयर को परचेज करो। इट डिस्क्राइब द प्रॉफिटेबिलिटी एंड साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। ये प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस की साउंडनेस को डिस्क्राइब करता है कंपनी के। किस लिए करता है? कि कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें, उसके प्रति अट्रैक्ट हों। तो प्रोस्पेक्टस का मतलब तो ये हुआ कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक को इनवाइट करता है कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। अगर इसकी फर्दर और बात करें तो प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी डिटेल होती है। इट कंटेन फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर। कंपनी का नेम क्या है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, उसके डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर का नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ये जो शेयर इश्यू कर रहे हैं उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। कंसेंट ऑफ सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे देश में जितनी भी शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर, ये इन सभी सिक्योरिटीज के एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। ये भी टाइम टाइम पर अपनी गाइडलाइंस देता रहता है। तो इसने क्या क्या बोला हुआ है, क्या उसकी कंसेंट है या नहीं है, इसके बारे में भी प्रोस्पेक्टस में डिटेल में बताया गया होता है। इसके अलावा ऑथराइज एंड इशूड शेयर, यानी कंपनी कितने शेयर के लिए ऑथराइज है और वो कितने शेयर, उनमें से कितने शेयर इश्यू कर रही है। इसके अलावा नंबर ऑफ शेयर, कंपनी इस टाइम में कितने शेयर इशू कर रही है, और इसके अलावा टर्म ऑफ इशू क्या है, और ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन भी इसमें मेंशन होता है। इन सब के अलावा कंपनी का जो शेड्यूल बैंक है, यानी कंपनी किससे लेन देन करेगी, किस बैंक से लेन देन करेगी, आपने किस अकाउंट में पैसा जमा करवाना है, उसके बारे में भी प्रोस्पेक्टस में डिटेल में दिया गया होता है। प्रोस्पेक्टस इस ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक को इनवाइट करता है कि आइए आप शेयर अप्लाई कीजिए। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद
हमारा जो सेकंड स्टेप रहता है एप्लीकेशन रिसीव करना रहता है। देखिए, एक जो इन्वेस्टर है वो सारी डिटेल इकट्ठी करता है कि मुझे कंपनी के क्या है, कैसे है, उसका विजन कैसे है, कंपनी का गोल कैसे है, ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद वो कहाँ से मिली? प्रोस्पेक्टस से मिली। यानी प्रोस्पेक्टस को डिटेल स्टडी करने के बाद एक पर्सन अपने शेयर के लिए अप्लाई करता है। शेयर के लिए अप्लाई करने के लिए एक प्रोस्पेक्टस में ही एक फॉर्म दिया गया होता है, उस फॉर्म को फिल करता है और जो प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन मनी है उसके साथ वो शेड्यूल बैंक में जमा करवाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जो एप्लीकेशन मनी है वो टोटल शेयर वैल्यू के 25% और उससे कम होना चाहिए। मान लीजिए एक शेयर की फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है तो 2.5 रुपए से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। हालांकि हो सकता है कि एप्लीकेशन के टाइम में ही सारा पैसा भी मंगवाया जा सकता है। इसके अलावा जो मनी डिपॉजिट किया जाएगा वो कंपनी के शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा और शेड्यूल बैंक का सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो भी प्रोस्पेक्टस में होता है। नॉर्मली जो एप्लीकेशन मनी पीरियड है वो 30 डेज का होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कंपनी अपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसे अच्छे से डिस्क्रिप्ट करेगी, बताएगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद जो कि एक शेड्यूल बैंक ने रिसीव किया है तो वो सबसे पहले क्या जर्नल एंट्री करेगा? क्योंकि बैंक के पास से पैसा यानी उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, तो उसकी जर्नल एंट्री किस डेट को? यानी लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की लास्ट डे को ये जर्नल एंट्री रहेगी। क्या जर्नल एंट्री रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी ये बताएगी कि कंपनी को कितने शेयर के लिए पैसा आया है और पर शेयर कितना पैसा आया है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और ध्यान देने वाली है। वो क्या बात है कि जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है वो एक पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है। क्यों? अब देखिए, एक से ज़्यादा पर्सन, बहुत सारे लोग कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए अपना पैसा बैंक में जमा करवाते हैं, तो वहां पर कोई एक पर्सन नहीं है, वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारा एप्लीकेशन है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर्सनल अकाउंट का ही फार्मूला लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हमारे पास पैसा आया, बैंक में पैसा आया, बैंक को हमने डेबिट किया और शेयर एप्लीकेशन को हमने क्रेडिट किया। क्योंकि एप्लीकेशन जो है, शेयर एप्लीकेशन जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है, ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हमारे पास लाखों शेयर होल्डर हो सकते हैं जो अप्लाई करें, हम सभी का नाम अलग अलग से नहीं रिकॉर्ड कर सकते, तो हम एक ज्वाइंट ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप ऑफ पर्सन को हम क्या कह देते हैं? शेयर एप्लीकेशन। वो ग्रुप ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर जो हो सकते हैं। इस तरह से हमारे पास शेयर एप्लीकेशन की प्रोसेस खत्म होती है, बट इसमें कुछ स्टेप अभी भी रहते हैं। वो क्या है वो आगे हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है? टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ फिक्स्ड फॉर रिसीव ऑफ एप्लीकेशन मनी एक्सपायर्ड, द बैंक सेंड ऑल द मनी टू द कंपनी। एक लास्ट डेट जैसे ही खत्म हो जाती है, जो फिक्स की गई है कि इस डेट को हम मनी रिसीव करेंगे, वो खत्म होने के बाद सारा पैसा कंपनी को ट्रांसफर किया जाता है शेड्यूल बैंक के द्वारा। बट यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान में रखने वाली ये है कि कंपनी के डायरेक्टर फर्दर आगे अलॉटमेंट नहीं कर सकते जब तक उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरा ना कर लें। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को हमारे इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 में डिफाइंड किया गया है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन द आई ऑफ डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर की नज़र में वो कम से कम अमाउंट है जो कंपनी को शेयर इश्यू करने के बाद मिलना ही चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि कंपनी के कुछ बेसिक से खर्चे हैं। तो क्या कहता है देखिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन द अमाउंट विच इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर इज द मिनिमम टू बी रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ शेयर सो एज द प्रोवाइड फॉर द फ्लोइंग रिक्वायरमेंट। कंपनी की ये जो नीचे लिखी गई रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। वो कौन सी रिक्वायरमेंट है? कंपनी जो है फॉर द पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी, कंपनी अपनी प्रॉपर्टी खरीद सके,
जो भी उन्होंने एग्रीमेंट कर रखे हैं किसी के साथ, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी उसके बाद उनको पेमेंट किया जाएगा, फिक्स मशीनरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए जो कंपनी ने एग्रीमेंट कर रखे हैं वो पूरा कर पाए। इसके अलावा पेमेंट कर पाए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी ने शुरू होने से पहले किए हैं, उन खर्चों को हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। और क्या हो सकता है? और कंपनी को जो ब्रोकरेज है, अंडरराइटिंग कमीशन है, वो कंपनी देने लायक हो जाए। और इसके अलावा क्या हो सकता है? कंपनी ने कोई पैसा उधार ले रखा हो, ये सारे ऊपर के जो पर्पजेज है उनको पूरा करने के लिए, और वो कंपनी पे ना कर पाए, हमें इतना कम अमाउंट मिले कि हम ये पर्पस कर ही ना पाए, हम अपना उनका बेनिफिट ना उठा पाए, तो ऐसे में जो अमाउंट रहेगी उसे हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहेंगे। और इसके अलावा क्या हो सकता है? कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे कंपनी को टाइम टू टाइम जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो कंपनी की बेसिक सी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती। तो ये कितना अमाउंट होगा? वैसे तो देखा जाए इंडियन कंपनी एक्ट 2013 जो है इसके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं देता कि इतना होना चाहिए। ये डायरेक्टर जो है वो खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए। अगर डायरेक्टर को लगता है कि 95% मिनिमम आना चाहिए तो 95, 100% ही आना चाहिए तो मिनिमम ही 100% हो जाएगा। बट इसके लिए सेबी ने एक गाइडलाइन दी है कि कम से कम 90% तो आना ही चाहिए। मीन्स कहने का मतलब अगर कंपनी 100 शेयर इश्यू करती है तो 90 शेयर के लिए एप्लीकेशन आना चाहिए। इस तरह से मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ये कम से कम कंडीशन है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कंपनी जब शेयर इशू करती है, अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर ये पैसा रिसीव हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो वैसे तो देखा जाए अगर होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हमारे पास दो केस बनते हैं। पहला, जब कंपनी फेल हो जाती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करने के लिए। दूसरा, कंपनी फेल नहीं होती, कंपनी अपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन को अटेन कर लेती है, हो सकता है उससे भी ज़्यादा अटेन कर ले। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी हो जाती है तो इसमें भी हमारे पास फर्दर 3 केस बनते हैं। तो इसमें फर्स्ट केस हमारा बनता है सब्सक्रिप्शन एट पार, यानी कंपनी को एट पार सब्सक्रिप्शन मिले, आगे भी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। दूसरा है अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। ये हमारे पास कुछ केसेस हैं, यानी कंपनी अगर फेल होगी तो क्या करेगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को अटेन ना कर पाए तो क्या करेगी, और अटेन कर ले तो क्या करेगी। अगर कंपनी फेल हो जाती है, उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलते तो क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास कंपनी को सारा का सारा पैसा, इंटायर मनी जो उसे मिला है एप्लीकेशन के दौरान, वो सारा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा शेयर होल्डर को। कितने दिनों में अंदर? 15 दिनों के अंदर अंदर वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड करने के लिए अगर कंपनी फेल हो जाती है, मीन्स 15 दिन के बाद पैसा नहीं दे पाती, तो कंपनी को 15% इंटरेस्ट के साथ वो पैसा देना पड़ेगा। 15 दिन अगर वो नहीं दे पाती, फेल हो जाती, उसके बाद मीन्स पहले 15 दिन मिले, 15 दिन में नहीं दे पाई कंपनी, तो नेक्स्ट जितना ही टाइम लगेगा उस पर 15% पर एनम की रेट से कंपनी को इंटरेस्ट के साथ ये पैसा देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या एंट्री करे, यानी पैसा जब रिफंड करेगी, रिफंड करने के लिए एक तरह से रिवर्स एंट्री हो जाएगी। जिस हाथ हमने पैसे रिसीव किए थे उसी हाथ हम पैसा मोड़ देंगे। तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे? जर्नल एंट्री के लिए देखिए क्या करेगा, ये जो जर्नल एंट्री रहेगी अलॉटमेंट की डेट को रहेगी। देखिए पैसा तो मिला था हमें एप्लीकेशन को, बट जो रिफंड कर रहे हैं वो अलॉटमेंट को करेंगे। अगर रिफंड करना पड़ा तो क्योंकि अलॉटमेंट फेल हो गया, अलॉटमेंट हम नहीं कर पाए, तो ही तो हम क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। तो इसके लिए हम रिवर्स एंट्री करेंगे, जो एप्लीकेशन में मिला था उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। एप्लीकेशन में जो एंट्री थी हमारे पास क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम क्या कर रहे हैं, जितना पैसा हम रिफंड कर रहे हैं उसके लिए हम ये जर्नल एंट्री पास कर देंगे। बट अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को अटेन कर ले तो क्या होगा, इसके लिए छोटी छोटी बेसिक सी कुछ जानकारियां हैं। तो कंपनी को यहाँ क्या हो सकता है, सब्सक्रिप्शन एट पार हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। ये क्या हो सकता है देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास सब्सक्रिप्शन एट पार।
सब्सक्रिप्शन एट पार का मतलब है जितना कंपनी शेयर इशू कर रही है कंपनी को उतना ही अप्लाई भी हो जाए, यानी सारे के सारे शेयर अप्लाई हो जाए। कंपनी इशू कर रही है 1000 शेयर और कंपनी को एप्लीकेशन भी 1000 शेयर के लिए मिल जाए, इस प्रकार के सब्सक्रिप्शन को हम कहेंगे सब्सक्रिप्शन एट पार। दूसरा, सब्सक्रिप्शन में अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन वो सिचुएशन है जब कंपनी को जितना शेयर इशू कर रही है उससे कम अप्लाई होता है बट मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कंपनी 1000 शेयर इशू कर रही थी बट कंपनी को 950 शेयर के लिए एप्लीकेशन आती है। यहां पर 90% वाली कंडीशन पूरी हो चुकी है बट 100% नहीं हो पाया, तो 95% ही शेयर अप्लाई हो पाए। ऐसी कंडीशन को कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन वो सिचुएशन है जितना शेयर कंपनी इशू कर रही है उससे भी ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए। मान लीजिए कंपनी इशू कर रही है 1000 शेयर और कंपनी को 1200 या 1500 शेयर के लिए पैसा आ जाता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। ऐसे में हम कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जब हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को पूरा कर लेते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि हम जो एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुआ था एप्लीकेशन के टाइम में, उस पैसे को सबसे पहले हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। किस डेट को? अलॉटमेंट की डेट को। देखिए, अब एप्लीकेशन मनी जो हुआ था, आप क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं इस पॉइंट को ले रहा हूं। जो एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर होता है वो अलॉटमेंट वाली डेट को होता है। तो पहले हम क्या करेंगे? जो अलॉटमेंट हमें अब कंफर्म हो गया, हमारे पास इतनी एप्लीकेशन आ चुकी है, हम अलॉट कर सकते हैं, हमें रिफंड नहीं करना पड़ेगा। अब अलॉटमेंट को हम कंटिन्यू चला सकते हैं। अलॉटमेंट कंटिन्यू चलाने के लिए, पूरा करने के लिए, उसकी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमें एप्लीकेशन मनी आया था उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, वो हमारे पास क्या था? पर्सनल अकाउंट था। अब पर्सनल अकाउंट क्योंकि अब वो खत्म हो जाएगा, अब हम उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डेट ऑफ अलॉटमेंट वाली डेट को हम क्या करें? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर जितने भी शेयर हमें मिले थे, जितनी शेयर पर हमें एप्लीकेशन मनी मिला था, वो हमने ट्रांसफर कर देंगे। देखिए, अब सेकंड स्टेप में क्या करें? सेकंड स्टेप में जिन शेयर होल्डर को हमने शेयर अलॉट कर दिए हैं उनको हम लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजेंगे। लेटर ऑफ अलॉटमेंट का मतलब है कि आप अपना, जो आपको हम शेयर अलॉट कर रहे हैं, आप कुछ पैसा अलॉटमेंट के लिए आप और ज्यादा डिपॉजिट कीजिए। वो पैसा भी बताया जाएगा और हम उसे ड्यू कर देंगे कि अब वो हमारे देनदार हैं। अब याद रखिएगा, शेयर एप्लीकेशन वो भी एक पर्सनल नेचर का है, शेयर अलॉटमेंट भी एक पर्सनल नेचर का अकाउंट है। क्योंकि यहां पर एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, इसलिए हम यहां पर एक पर्सन को ना दिखाकर ग्रुप ऑफ पर्सन को एक सिंगल आइटम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम कह दिया अलॉटमेंट। अब वो पर्सन हमारे देनदार बन चुके हैं, हमने उनसे पैसा लेना है कैपिटल के नाम का, हम ड्यू कर देते हैं कि हमने उनसे पैसा लेना है, वो हमारे देनदार है, हम उनको डेबिट कर देते हैं और ये पैसे को हम पहले ही ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल में। तो हमारे पास क्या जर्नल एंट्री रहनी चाहिए जब हम अमाउंट ड्यू करेंगे? ड्यू का मतलब होता है रहता है, यानी हमने उनके लिए कैपिटल में ट्रांसफर अभी कर दिया है, आप हमें बाद में दीजिएगा, वो भी डेट हमने पहले बता दी है। तो जब हम ड्यू करेंगे, यानी अलॉटमेंट वाली डेट को ही क्या रहेगा, हम ड्यू करने की एंट्री क्या रहेगी? शेयर अलॉटमेंट। याद रखिएगा, ये एक पर्सनल नेचर का अकाउंट है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। जितने भी शेयर हैं हमने अलॉट किए हैं, जितने भी नंबर ऑफ शेयर, जितना पैसा हम अलॉटमेंट के लिए मांग रहे हैं, वो यहां पर हम नरेशन में बता देंगे। अब क्या होगा? बट यहां पर एक सिचुएशन आती है ओवर सब्सक्रिप्शन की। ओवर सब्सक्रिप्शन, जैसे हमने थोड़ा टाइम पहले बात किया था, ओवर सब्सक्रिप्शन वो सिचुएशन है जहां पर जितने शेयर हम इशू कर रहे हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ सकती है। देखिए, हम कोई दुकानदारी नहीं कर रहे हैं कि ज्यादा ग्राहक आ गए तो हम ज्यादा शेयर दे देंगे। हम शेयर ज्यादा इशू नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑथराइज नहीं है, उसके लिए एक लंबी प्रोसीजर है, हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, हमें अथॉरिटीज लेनी पड़ती है, हमें सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है, ये सारा हमें करना पड़ता है। इसलिए हम जितने शेयर इशू कर रहे हैं उतने ही शेयर हम इशू करेंगे। अगर हमें एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती है तो भी हम उतना ही शेयर इशू कर सकते हैं। अगर हमें ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है तो हम यहां पर हमारे जो पोटेंशियल
इन्वेस्टर थे हम उन्हें एक लेटर भेज देंगे, लेटर ऑफ रिग्रेट, कि मीन्स माफ़ कीजिए हम आपको शेयर नहीं दे सकते, और उनको हम चेक के साथ वो पैसा रिवर्स कर देंगे, रिफंड कर देंगे। और रिफंड करने का प्रोसीजर सेम है जिस तरह से हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरा नहीं कर पाते थे तब रिफंड करते थे, उसी तरह यहाँ पर भी हम उसी तरह से रिफंड करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और हम जितना भी अनअलॉटेड शेयर है उनको पैसा रिफंड कर देंगे। ये तो हुई हमारा अलॉटमेंट की बात। देखिए अब हम ड्यू कर चुके हैं, हमने अलॉटमेंट को ड्यू कर लिया है, जितना हमारा अलॉटमेंट जो था अगर ओवर सब्सक्राइब था तो हमें उसे रिफंड भी कर दिया है। अब हमने जो अलॉटमेंट ड्यू किया है उसके लिए हमें पैसा आएगा, शेयर होल्डर हमें पैसा देगा अलॉटमेंट मनी के साथ। जब वो अलॉटमेंट मनी के साथ पैसा देगा तो हम क्या जनरल एंट्री करेंगे, हम अलॉटमेंट की डेट को ही एंट्री करेंगे, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब वो कैपिटल का पैसा तो हमने पहले ही ट्रांसफर कर दिया था ना, अब हमने उससे अलॉटमेंट मनी लेना था, तो अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे और शेयर अलॉटमेंट को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। जितने शेयर अलॉटमेंट के लिए पैसा आएगा, जितने शेयर पर पैसा आएगा, जरूरी नहीं है कि सारे शेयर होल्डर पैसा दे दें, काफ़ी बार कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी होते हैं कि जो अलॉटमेंट मनी पर ही पैसा नहीं दे पाते। जितने शेयर पैसा देंगे, जितने शेयर होल्डर पैसा देंगे, उतने शेयर होल्डर को हम यहाँ नरेशन में मेंशन भी करेंगे हमें कितने पर शेयर पैसा मिल रहा है। अब ये तो था हमारे पास शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट। तो अब हमारे पास है लास्ट स्टेप टू मेक कॉल्स। वैसे तो कंपनी ऑथराइज होती है वो सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम में ही मांग सकती है, बट अगर एक कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम में और अलॉटमेंट के टाइम में पूरा पैसा नहीं मांगा तो जो बाकी रह गया पैसा है कंपनी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जैसा उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिकमेंड करता है, जैसा उसके अंदर प्रोविजन है, उसके अकॉर्डिंग पैसा मांग सकती है। और जो पैसा मांगा जाएगा वो कॉल्स कहा जाएगा। वो जितने भी चाहे कंपनी उतने कॉल्स में मांग सकती है, 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल। और जो कॉल की जाएगी, जैसे मान लीजिए अलॉटमेंट के बाद पहली बार मांग रही है कंपनी तो एक पार्ट मांग रही है तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट कॉल, दूसरी बार मांग रही है तो उसको कह देंगे सेकंड कॉल, तीसरी बार मांग रही है तो हम कह देंगे थर्ड कॉल। ठीक है, इस तरह से हो सकता है कंपनी अलॉटमेंट के बाद सारा पैसा एक बार में मांग ले तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसका जर्नल एंट्री का प्रोसीजर एक जैसा ही है, कॉल आप फर्स्ट करें, सेकंड करें, थर्ड करें, कितनी मर्जी कॉल करें, इसका प्रोसीजर सेम होता है, जर्नल एंट्री सेम होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कंपनी कॉल्स करती है वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। बट एक पब्लिक कंपनी जो है वो काफ़ी बार अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती, वो शेड्यूल 1 का टेबल F फॉलो करती है। उस टेबल F में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कॉल्स के लिए। वो क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो प्रोविजन देखिए। सबसे पहले क्या है, तो कहती है द अमाउंट टू बी कॉल्ड अप आइदर ऑन द एप्लीकेशन और ऑन द अलॉटमेंट और ऑन एनी कॉल्स शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल क्वांटम ऑफ द शेयर इशू। ये कब होगा, जब टेबल F फॉलो की जाए। मीन्स अगर कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कंपनी चाहे वैसा करेगी। बट कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती, उस केस में यहाँ कंपनी जितना भी कॉल्स करेगी, एप्लीकेशन करेगी, अलॉटमेंट करेगी, फर्स्ट कॉल करेगी, शेयर सेकंड कॉल करेगी, वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कंपनी का अगर शेयर की वैल्यू 10 रुपये है तो एप्लीकेशन पर यानी 2.5 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 2.5 रुपये, सेकंड कॉल पर 2.5 रुपये, अलॉटमेंट पर 2.5 रुपये, इस तरह से होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, ऑल द अमाउंट ऑफ शेयर शुड बी फुली कॉल्ड अप विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ शेयर इशूड। यानी अलॉटमेंट जब करेगी, अलॉटमेंट की डेट से 12 महीने के अंदर अंदर सारा पैसा कंपनी रिसीव कर लेगी। और इसके अलावा क्या है, जो एक कॉल से दूसरी कॉल का टाइम गैप है वो कम से कम 1 महीने का होना ही चाहिए। यानी आप जब फर्स्ट कॉल करोगे और सेकंड कॉल करोगे उसमें 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाता तो उसको 14 डेज का नोटिस दिया जाना जरूरी है। इसके अलावा लास्ट क्या है, ऑल कॉल मस्ट बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। यानी एक क्लास जो है, यानी एक क्लास ऑफ शेयर है, एक तरह के शेयर को हम एक ही तरह से कॉल करेंगे, अलग अलग तरह से कॉल नहीं करेंगे। यानी किसी एक शेयर होल्डर से हम किसी और तरीके से पैसा ले रहे हैं, दूसरे शेयर होल्डर से किसी और तरीके से पैसा ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक ही क्लास ऑफ शेयर से एक ही टाइप से हम पैसा लेंगे।
तो देखिए हमारे पास क्या क्या जर्नल एंट्रीज करते हैं जब हम कॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जर्नल एंट्री जब हम कॉल मनी ड्यू करेंगे, ये भी ड्यू किया जाता है जैसे हम अलॉटमेंट ड्यू करते थे, यहाँ पर भी हम इसको ड्यू करेंगे। तो हम शेयर होल्डर को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमने आपसे कितना पैसा लेना है और किस बात के लिए लेना है, शेयर कॉल्स के लिए लेना है। वो कॉल फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, आप जिस तरह चाहे उस तरह से आप उसका नाम ले सकते हो। तो हमारे पास जो कॉल रहेगी वो डेट क्या रहेगी, कॉल डेट रहेगी। उसके लिए हम क्या करें, शेयर कॉल्स, यहाँ फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कुछ भी हो सकता है, टू शेयर कैपिटल। तो हम नरेशन में बता देंगे हमारे पास शेयर कितने हैं और उस पर हम कितना पैसा कॉल में मांग रहे हैं। उसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हम करते हैं जब पैसा हमारे पास आता है, जब शेयर होल्डर पैसा देगा, जब शेयर होल्डर पैसा देगा तो हम क्या जर्नल एंट्री करें, सेम उसी तरह जैसे हम अलॉटमेंट में करते थे, बट यहाँ पर नाम कॉल हो गया। तो हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स, वो फर्स्ट सेकंड फाइनल कुछ भी हो सकता है, जितने शेयर पर हमें जितनी अमाउंट आई है, यानी पर शेयर वैल्यू जितनी आई है, हमने कितना कार्ड अप किया था और पर शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया, वो रहेगा। तो ये था आपका पूरा प्रोसीजर, हम किस तरह से पब्लिक सब्सक्रिप्शन करते हैं। इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को हमेशा की तरह पढ़ लेते हैं। पवन लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन ऑफ 30,000 शेयर और ₹10 each. Payment were to be made as follows: 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call and 2 on final call। यहाँ पर 2 कॉल्स की गई हैं। All the share were applied, यानी हमारे पास fully subscribed है। You are required to prepare journal entry, ledger, account and show there। ठीक है जी, बैलेंस हमें बताना है, बट यहाँ पर मैं लेजर्स जो है वो नहीं बना रहा हूँ अभी के लिए, फिलहाल लेजर्स में नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास आखिर में शेयर इशू एक्सपेंसेस जो है वो भी देता है 8,000 और 4,000 फुली पेड शेयर इशू टू द प्रमोटर। ठीक है, ये प्रमोटर को हम शेयर देंगे, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्योंकि डेट नहीं बताई गई है तो मैं नंबर डालता रहता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, हम क्या करेंगे, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, आपने देखा होगा मैंने वहाँ पर प्लेस कम था, इस वजह से एप्लीकेशन को APP और अलॉटमेंट को ALL लिख दिया था। ठीक है, तो हमारे पास कितना पैसा आएगा, 30,000 शेयर पर ₹3 पर शेयर। तो हम कर देते हैं बीइंग, हमारे पास कितने शेयर हैं, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी 30,000 शेयर एट द रेट 3 पर शेयर। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सर आपने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था कि यहाँ पर 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो 25 की कंडीशन है वो टेबल F के साथ है, मीन्स जब कंपनी अपना AOA नहीं बनाती, जब कंपनी अपना AOA बनाती है तो उसकी खुद की टर्म्स एंड कंडीशन है, तो यहाँ पर वो कंपनी अपना चेंज कर सकती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारे पास 30,000 शेयर पर ₹3 पर शेयर के अकॉर्डिंग यहाँ 90,000 रुपीज हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि सारा का सारा पैसा हमारे पास फुली अप्लाइड था तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेकंड एंट्री में ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल में। तो हम क्या करें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल account being application money transferred to share capital। ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर 90,000 रुपीज़ हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, हमने टोटल पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्या करें, अब शेयर अलॉटमेंट, तो हम थर्ड जर्नल एंट्री शेयर अलॉटमेंट ड्यू की रहेंगे। तो अलॉटमेंट पे हमें कितना पैसा मांगा जा रहा है, हम अलॉटमेंट पे ₹3 पर शेयर मांग रहे हैं। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम ड्यू करें
तो ड्यू करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ रहेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हमने यहाँ ड्यू किया है, मीन्स शेयर होल्डर को हम कह रहे हैं, बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमने आपसे कितना पैसा लेना है। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू किया है 30,000 शेयर पर, ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट कितने पर शेयर है, 3 रुपीज़ पर शेयर है, तो हम 3 रुपीज़ पर शेयर कर देते हैं। तो ये भी 90,000 रुपीज़ हो जाएगा, तो हमने 90,000 रुपीज़ कर दिया और इस जर्नल एंट्री को क्लोज कर देते हैं। अब फोर्थ जर्नल एंट्री हमारे पास क्या होगी, अब ये पैसा जब पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमारे पास 90,000 रुपीज़ था, 90,000 रुपीज़। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बीइंग अलॉटमेंट मनी received on 30,000 share at the rate 3 per shares। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये भी हो चुका है, अलॉटमेंट हो चुका है। यहाँ पर कॉल्स दो की गई हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो हम फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों ही कॉल करेंगे। कॉल करने का प्रोसीजर सेम रहेगा। तो हमारे पास हम फिफ्थ जर्नल एंट्री करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक बात का और ध्यान रखें, यहाँ पर जो शेयर हैं कुछ बताया नहीं गया, तो हम मानेंगे कि ये हमारे इक्विटी शेयर थे। काफी बार क्वेश्चन में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों ही हम इशू कर रहे होते हैं। ऐसे में आप यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन जब करेंगे तो प्रेफरेंस में प्रेफरेंस और इक्विटी के लिए अलग अलग मेंशन करने के लिए आप यहाँ पर प्रेफरेंस और इक्विटी लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, तो अगर प्रेफरेंस होता तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी भी होता तो इक्विटी शेयर कैपिटल, बट ये इक्विटी ही हम मानेंगे, इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल ही ले रहे हैं। तो हम कितने शेयर पर ड्यू कर रहे हैं, एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर। हम 2 रुपीज़ पर शेयर मांग रहे हैं, तो 60,000 रुपये हमने शेयर होल्डर को ड्यू किया है टोटल। अब वो पैसा दे रहा है, तो हम सिक्स्थ जर्नल एंट्री यहाँ पर देखिए, ये जर्नल एंट्री क्लोज कर देते हैं। तो सिक्स्थ जर्नल एंट्री क्या रहेगा, सिक्स्थ जर्नल एंट्री में हम पैसा रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये ही पैसा हमें रिसीव हुआ है, तो 60,000 एज इट इज हमने यहाँ पर 60,000 भी ट्रांसफर कर दिया। हमें डेट मेंशन नहीं की गई, इस वजह से डेट हम यूज नहीं कर रहे। तो नरेशन में भी हम यहाँ लिख देते हैं बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब ये एक बात और, कुछ शेयर होल्डर, अब एक बात और, कुछ स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर यहाँ नरेशन लिखना जरूरी है। हाँ जी, कंपनी के केस में नरेशन लिखना जरूरी इस वजह से हो जाता है क्योंकि आप कितने भी क्वेश्चन कर लें और सभी क्वेश्चन में सेम जर्नल एंट्री हो रही है, तो आपकी जर्नल एंट्री को डिस्क्राइब कर रहा है आपका नरेशन। इस वजह से कंपनी के केस में आपको नरेशन अच्छे से लिखना जरूरी है। तो देखिए, अब हम ये करके क्लोज, हम जो हमारे पास सेवेंथ जर्नल एंट्री करते हैं, और जो किस केस में रहेगी, वो रहेगी हमारी सेकंड कॉल में। तो हम सेकंड कॉल में भी सेम एंट्री रहेगी, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पर नेम जो है फर्स्ट कॉल की बजाय सेकंड कॉल हो जाएगा। तो हम कर देते हैं शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग
share second call money due on 30,000 shares at the rate 2 per शेयर। तो हमारे पास 60,000 रुपीज़ आ जाता है और हम इसे क्लोज करने के बाद 8th जर्नल एंट्री करते हैं जिसमें पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। तो हमें यहाँ 60,000 रुपीज़ रिसीव भी हो गया है। ठीक है, तो हम कर देते हैं बीइंग सेकंड कॉल मनी received on 30,000 shares at the rate 2 per shares। ठीक है, तो हमने ये अब जर्नल एंट्री हमारी लगभग हो चुकी है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ और दी थी हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज़ एक्स्ट्रा दे देता है। वो क्या है, लास्ट में देखिए, ये कहता है शेयर इशू एक्सपेंसेस। देखो सभी खर्चों की तरह ये भी खर्चे ही हैं और इन खर्चों का नाम क्या है, शेयर इशू, यानी शेयर इशू होने में लगने वाला खर्चा। और सभी खर्चों की तरह ये भी खर्चा है, तो सभी खर्चों की तरह इसकी भी जर्नल एंट्री सेम ही होगी। तो हम यहाँ पर 9th जर्नल एंट्री क्या कर देंगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस, खर्चा है, सभी खर्चों की तरह डेबिट करेंगे, पैसा गया है और कंपनी की सारी पेमेंट बैंक से होती है। कितना रुपया था, 8,000 रुपया था, तो 8,000 हम यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं। नरेशन लिख देते हैं बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हमारे पास इसको बंद करने के बाद एक और जर्नल एंट्री हमारी रहती है जो है 10th। अब 10th जर्नल एंट्री में क्या है, देखिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और अच्छी हो जाती है। 4,000 फुली पेड शेयर। फुली पेड शेयर का मतलब एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है। यानी फुली पेड का मतलब ये हुआ कि एक शेयर होल्डर को हमने 4,000 शेयर हम दे रहे हैं, वो भी फुली पेड, यानी 40,000 रुपये के शेयर दे रहे हैं। बट वो शेयर होल्डर कौन है, वो शेयर होल्डर प्रमोटर है, यानी उस प्रमोटर को हम दे रहे हैं, प्रमोटर को उसकी सर्विसेज के बदले में। देखिए क्या होता है, एक प्रमोटर जो है वो पर्सन है जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है। कंपनी के बनने से पहले वो सारे स्टेप उठाता है कंपनी को बनाने के लिए। इसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए कंपनी बनने के बाद इसको इसके बदले में कुछ शेयर्स दिए जाते हैं। इन शेयर को एक तरह से उस सर्विसेज के बदले में दिए जा रहे हैं। इस वजह से ये हमारे क्या है, कंपनी के बनने के खर्चे हैं। इसलिए इन खर्चों को हम इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कह सकते हो। तो इन खर्चों को हम कह देते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, हम लिख सकते हैं बीइंग इशू 4,000 fully paid shares to the promoter। फुली पेड का मतलब यहां पर कितना हो जाता है, एट द रेट 10 पर शेयर। तो हमने 40,000 रुपए के शेयर्स यहां पर दे दिए हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा और वीडियो अच्छी भी लगी होगी और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। वीडियो लेंथी थी, मुझे लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट अच्छी क्लियर करने के लिए लेंथी वीडियो की ज़रूरत पड़ती है। मेरी कोशिश रहती है कि वीडियो की लेंथ कम रहे, फिर भी मुझे काफ़ी बच्चों ने अप्रिशिएट किया है कि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाए, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मीन्स आपको समझ आए। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और अच्छे कमेंट्स भी करेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।